जो वेटरन्स की कम्युनिटी थी उनके अंदर ये शुभ पहले से था कि सरकार कुछ ना कुछ पेंशन्स और टैक्सेशन में चेंज करेगी। इस हंच की कोई वजह थी? अमूमन है कि कोई ना कोई तो अपनी छाती पे गोली खाएगा, या फिर आर्टिलरी शेलिंग से या एरियल शेलिंग से। आजकल तो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स भी हैं। ट्रेनिंग में, क्योंकि आप लाइव एम्यूनिशन के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको सर्विस करनी पड़ती है, वहाँ का जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो ही इतनी मुश्किल है कि किसी भी समय आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि आपकी इंजरी जो है कितनी सीरियस है। कुछ एक लोगों के लिए इंजरी इतनी सीरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, कि उन्हें कांस्टेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। जब आपने सर्विस में एंटर किया था तो आपकी कंडीशन ये थी, अभी आपकी कंडीशन वो नहीं रही है। उसके बेसिस पे आपको एक डिसेबिलिटी दी जाती है। वो बिल्कुल ही एक साइंटिफिक तरीका है डिसेबिलिटी देने का। और 2023 में ये जो रूल्स हैं, जो कि पहले थोड़े लिबरल थे डिसेबिलिटी देने के लिए, उनको और भी सख्त कर दिया गया है। अब तक ये था कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, वॉर इंजरी है, फिर आपकी जो पेंशन और उसके साथ जो आपको डिसेबिलिटी की अलग पेंशन मिलेगी, ये दोनों जो हैं ये इनकम टैक्स से माफ थी। लेकिन अभी जो है वो क्लॉज बदला गया है। 1 फरवरी को आए बजट पर खूब बात हुई है। रेल बजट, रक्षा बजट, किसको क्या मिला, किस पर क्या नहीं मिला, खूब मंथन हो गया। लेकिन एक डिटेल बहुत सारे लोगों ने मिस की है। फाइनेंस बिल 2026 के क्लॉज 108 में डिसेबिलिटी पेंशन पर मिलने वाली जो टैक्स छूट थी, जो एग्जेम्पशन था, उसके रूल्स को सख्त कर दिया गया है। अब तक सेना के रिटायर्ड जवानों को मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री हुआ करती थी। अब टैक्स किसे देना होगा और किसे नहीं देना होगा, नया नियम 2 तरह के सैनिकों के बीच अंतर करेगा। पहली कैटेगरी होगी इनवैलिडेट आउट। टैक्स में छूट सिर्फ उन सैनिकों को मिलेगी जिन्हें उनकी डिसेबिलिटी की वजह से समय से पहले ही सेना से बाहर जाना पड़ा हो, हालांकि उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। ये जो नुआंसेस हैं हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी कैटेगरी है रिटायरमेंट की, सुपर एनुएशन की। जो सैनिक डिसेबिलिटी के बावजूद अपनी सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होंगे, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर अब टैक्स लगेगा। कई वेटरन्स ने इस पर एतराज किया है। उनका कहना है कि उस सैनिक को कैसे सजा दी जा सकती है जो चोटिल हुआ, उसके बाद भी वो फौज में अपनी सर्विस पूरी कर रहा है। एक ऐसी छूट जो उसे 1922 से मिल रही थी, वो एक झटके में कैसे वापस की जा सकती है। इस मामले को बेहतर तरीके से हम सब समझ सकें, इसके लिए आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल BS धनोआ। आप आर्मी की आर्मर्ड कोर में सेवाएं दे चुके हैं, 3rd जनरेशन सोल्जर हैं, पूरा परिवार आपका फौज में रहा है, खुद एक बैटल कैजुअल्टी हैं। जनरल धनोआ, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरगांव से इस बातचीत में। थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। और हम शुरुआत इसी सवाल के साथ में करना चाहते हैं। इंडिया में जो सेना की नौकरी है, उसको बहुत सारे लोग इस उम्मीद से भी देखते हैं कि एक बार जब वो सेना में चले जाते हैं तो फिर वो उनकी लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को ही एक बेहतर एक सोशल मोबिलिटी भी देता है। लेकिन एक चीज़ जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि सेना के पेशे में एक इनहेरेंट रिस्क है। तो सर, एक फॉर अ ले मैन, क्या आप इस बात को समझाना चाहेंगे कि किस तरह की डिसेबिलिटीज़ आपको सेना में देखने को मिलती हैं और वो कब कब होती हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि एक रिक्रूट से लेके एक जनरल ऑफिसर तक के ये चांसेस होते हैं कि आपको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स झेलने पड़े और उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाए, बट बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं। थैंक यू निखिल। आपके शो में मुझे इस बात के ऊपर एक मौका मिला है अपने व्यू पॉइंट्स को आपके सब दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये जो नया फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को, तो इसमें ये काफ़ी देर से ये लग रहा था कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है सैनिकों के लिए, तो उसमें कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आएगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि वो एकदम ही डेफिनेशन जो है कि किसको आईटी इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होगा और किसको नहीं, उसके ऊपर इतना ही ड्रास्टिक जो है वो एक चेंज लेके आएंगे। और कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की कि ये ड्रास्टिक चेंज क्यों है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि आपने मुझे पूछा कि सेना में सर्विस करना एक
देश की सेवा में जुट जाना है। और उसके अलावा जो इनहेरेंट रिस्क हैं वो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसमें तीनों सर्विसेज में कोई गिरावट नहीं है। लोग अभी भी उतने ही जज्बे के साथ देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो अदर रैंक्स यानी कि एक सोल्जर के लिए, जो कि अभी नई रिक्रूटमेंट स्कीम पिछले 3 साल 4 साल से है, अग्निवीर उसमें आए, या फिर एज एन ऑफिसर। वो तीनों सर्विसेज में अलग अलग रूट्स के जरिए जो है वो कमीशन मिल सकता है। सेना में क्योंकि रिस्क इनहेरेंट है, और हमारे जो आसपास के मुल्क हैं उनके साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो कभी भी कहीं ना कहीं छोटी झड़प हो सकती है। अभी आपने देखा कि मई पिछले साल ऑप सिंदूर में हमारी सेनाओं ने कितना बढ़िया काम किया, और उसमें भी कुछ एक लोग इंजर हुए। और उससे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे छोटी मोटी झड़प चलती रहती है, तो इसमें इंजरीज जो हैं दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ। लेकिन जवान या ऑफिसर कभी भी इस चीज को सोच करके अपना जो है ड्यूटी नहीं करते कि हमें इंजरी हो सकती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनके सिखाव में ये बताया जाता है कि द मिशन मस्ट बी अकम्प्लिश्ड, द रेस्ट इज ओनली, लाइक आई कैन से, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो सर, क्या आप इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता सकते हैं कि ये इंजरीज जब हो जाती हैं तब आर्मी किस तरह से डिसाइड करती है कि कौन से लोग सर्विस में कंटिन्यू करेंगे और कौन से लोगों को रिटायर होना पड़ेगा? एक ऑनरेबल डिस्चार्ज होगा बट दिल हैव टू लीव द फोर्स। देखिए, जब आपकी कैजुअलिटी, फौज का जो इसके लिए नाम दिया गया है वो है एक कैजुअलिटी, यानी कि अकरेंस। तो बैटल कैजुअलिटी जिसे कहते हैं, इंजरी, वो दुश्मन के सामने गोला बारूद जब चलता है तो उसमें ये तो अमूमन है कि कोई ना कोई तो या तो अपनी छाती पे गोली खाएगा, या फिर आर्टिलरी शेलिंग से, या एरियल शेलिंग से। आजकल तो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स भी हैं। किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि लोगों को युद्ध के दौरान या कोई झड़प के दौरान ये कैजुअलिटी हो सकती है। इसके अलावा ट्रेनिंग में, क्योंकि आप लाइव एम्यूनिशन के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोई हादसा हो सकता है एम्यूनिशन के साथ। मेरे साथ भी ऐसे ही एम्यूनिशन के साथ हादसा हुआ था जब मैं एक यंग कैप्टन था। तो मेरे हाथ पे इंजरी हुई थी। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग में, या आप बहुत ही जो जोखिम जगह हैं, जैसे कि हमारे हिमालयस में, कश्मीर के अंदर, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको सर्विस करनी पड़ती है, वहाँ का जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो ही इतनी मुश्किल हैं कि किसी भी समय आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ मिलिट्री लाइफ है। एयरफोर्स और नेवी के जो एयरमैन और सेलर्स हैं, और ऑफिसर्स जो उनको कमांड करते हैं, उनके लिए भी उतना ही जोखिम ये एनवायरनमेंट रहता है। अगला सवाल हम ये आपसे जानना चाहते हैं, इसका उत्तर जो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी करेगा कि एक बार चलिए सोल्जर को एक बैटल कैजुअलिटी हो गई, उसके बाद उसके साथ में क्या चीज़ें होती हैं, सर्विस में उनको क्या बेनिफिट्स और मिल जाते हैं, एंड व्हेन दे रिटायर वो किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, हमारी पेंशन्स किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही डिस्कस करना है कि पेंशन के जो रूल्स हैं उसमें सरकार ने क्या बदलाव किया है। ओके, आपका वो जो डायरेक्ट सवाल था वो था कि एक बार आप कैजुअलिटी हो जाओ तो आपके कैसे डिसाइड होता है कि आप या तो सर्विस में रहेंगे, या फिर आप जो है आपको सर्विस छोड़नी पड़ेगी, जिसका टर्म है कि उसको आप इनवैलिड डिक्लेयर करके और उसे प्रीमेच्योरली सर्विस से थैंक यू बोल के, और उन्हें जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप दे करके
उन्हें विदा करते हैं। तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि आपकी इंजरी जो है कितनी सीरियस है। कुछ एक लोगों के लिए इंजरी इतनी सीरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, कि उन्हें कांस्टेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। वो कोई मेजर काम नहीं कर सकते हैं, या उनको लॉस ऑफ लिम्ब इतना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लिम्ब, कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते, या फिर उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल या कोई इन्वायरमेंट जिसमें कि कांस्टेंट केयर उनको चाहिए। तो ऐसे बहुत कम कैजुअलिटीज हैं जो कि प्री मेच्योरली फौज छोड़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो ये 10 से 15% जो टोटल कैजुअलिटीज तीनों सर्विसेज में होंगी, उससे इनसे ज़्यादा नहीं। बाकी जो 85% है तकरीबन, उन्हें उनकी इंजरी को देखते हुए जैसे कहते हैं कि उनको ऐसी अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं जाकि उनको अपनी मेडिकल कंडीशन ज़्यादा एग्रीवेट ना हो। और कुछ एक ऐसे हैं कि जो कि हर एक टेरेन में, हर एक जगह पे जाके सर्विस कर सकते हैं, और वो खुशी से, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको इंजरी हुई थी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस पूरा करना चाहते हैं, एंड दे कंटिन्यू टू सर्व। और ये 85% लोग ऐसे होंगे। और इनको जब ये रिटायर होते हैं, तो एक रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से, कि आपको जब आपने सर्विस में एंटर किया था तो आपकी कंडीशन ये थी, अभी आपकी कंडीशन वो नहीं रही है, उसके बेसिस पे आपको एक डिसेबिलिटी दी जाती है। वो बिल्कुल ही एक साइंटिफिक तरीका है डिसेबिलिटी देने का। और 2023 में ये जो रूल्स हैं, जो कि पहले थोड़े लिबरल थे डिसेबिलिटी देने के लिए, उनको और भी सख्त कर दिया गया है। तो डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है, और उस परसेंटेज के हिसाब से जो डिपार्टमेंट ऑफ आपका डिफेंस, एक सर्विसमैन है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस है, उसके टेबल्स हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इनको एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और अब तक ये था कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, वॉर इंजरी है, तो फिर आपकी जो पेंशन और उसके साथ जो आपको डिसेबिलिटी की अलग पेंशन मिलेगी, ये दोनों जो हैं ये इनकम टैक्स से माफ थी। लेकिन अभी जो है वो क्लॉज बदला गया है। सिर्फ अगर आप फौज जो है उसको प्रीमेच्योरली छोड़ देते हैं, यानी कि आप इनवैलिड आउट हो जाते हैं, तो उस समय आपको सरकार ये नए क्लॉज के साथ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देगी। लेकिन अगर आप सर्विस में कंटिन्यू रखते हैं और आप जितने भी आपके साल बाकी हैं उनको पूरा करके फिर आप पेंशन जाते हैं, डिसेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर जो इनकम टैक्स की छूट थी वो आपको नहीं दी जाएगी। सर, जो जो लार्जर पॉइंट है आप वो दर्शकों के सामने रख चुके हैं, और इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है कि अगर, क्योंकि पेंशन बहुत सारे लोगों को लगता है कि इज अ डोल, पेंशन एक डोल नहीं होता है। पेंशन अर्न की जाती है जब आप सर्विस में होते हो, और वो उस मुल्क का ग्रैटिट्यूड भी है, और जो सर्विस में रिटायर होते हैं उनका हक भी बनता है। तो यहाँ पे हम हक की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि किसके खाते में कितने पैसे बस डाल देने चाहिए क्योंकि किसी को अच्छा लग रहा है या उनको वोट्स चाहिए, वो पॉइंट नहीं है। सर, लेकिन जहाँ से आपने अपनी बात शुरू की थी, हमने इस चीज़ को तब भी मार्क किया था। आपने कहा कि जो वेटरन्स की कम्युनिटी थी उनके अंदर ये शुभा पहले से था कि सरकार कुछ ना कुछ पेंशन्स और टैक्सेशन में चेंज करेगी। इस हंच की कोई वजह थी? मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ एन अदर साइड टू द स्टोरी टू। जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं उनके ये दावे भी रहे हैं। हम देख रहे हैं एफकैट में किस तरह से टूथ एंड नेल जो पेंशन के केसेस होते हैं उनको जो जैग है वो लड़ रहा है। तो उनकी एक शिकायत है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिसर्स या ज़रूरत से ज़्यादा सोल्जर्स ये टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ देयर सर्विस ये क्लेम करते हैं कि दे हैव सो एंड सो डिसेबिलिटी, फिर वो उसको अट्रीब्यूटेबल बनाने के लिए लड़ते हैं, एंड देन दे फाइट ओवर पेंशंस। तो एक साइड, मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं क्योंकि डिस्कस तो ये सारी बातें भी होती हैं। देखिए, ये बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है।
लेकिन जो आशंका थी वो इस वजह से थी कि 2019 में जून के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक नोट इशू किया गया था, जिसमें उन्होंने जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की हैं, उन्हें कहा था कि ये जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन वेटरन्स को दी जा रही है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि प्री मेच्योरली सर्विस छोड़ चुके हैं, और ये जो रिटायर हो रहे हैं पूरी सर्विस के बाद, उनके लिए नहीं है, तो आप इनका टैक्स डिडक्शन शुरू कीजिए। और उस टाइम पे काफ़ी शोर मचा था पार्लियामेंट में भी। ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने खुद कहा था कि इस चीज़ को मैं पर्सनली जा कर के देखूंगा। और फाइनली कुछ एक वेटरन्स ने, एक कर्नल माथुर हैं जिन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट तक इस इशू विषय को ले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये कहा कि अगस्त 2019 में, that we are seized of the matter and therefore there should be status quo on the issue। तो वो बात वहीं की वहीं रह गई। तो 2019 में जब ये बात उठी थी, तो उस तब से जो वेटरन्स को ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिल रही थी, तो आशंका थी कि हो सकता है कि आने वाले सालों में कोई चेंजेस आएंगे। और चेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि उस टाइम पे जो लॉजिक दिया गया था वो यही था जो आप कह रहे हैं, कि बहुत से लोग फैग एंड ऑफ सर्विस में वो मेडिकल रीजंस निकाल करके और 30%, 40%, 50% डिसेबिलिटी जो है वो क्लेम कर रहे थे। वेदर वो क्लेम एक्चुअली कर रहे थे, आप मेडिकल डिसेबिलिटी फेक तो नहीं कर सकते, ठीक है? इफ यू हैव गॉन डेफ इन सर्विस, देन दी ईएनटी स्पेशलिस्ट विल फिगर आउट कि आपके कान जो हैं वो खराब हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट उस बात को सामने ले आएगा। तो अब ये कहना कि ये लोग इन डिसेबिलिटीज को भी फेक कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात थी। क्या कुछ लोगों ने इस लिबरल सिस्टम का फायदा उठाया? मैं मानता हूं कि जरूर उठाया। और खासकर कि सीनियर ऑफिसर्स जिनको की बेनिफिट और ज्यादा मिलता है, बिकॉज दे आर रिटायरिंग एट अ लेटर स्टेज, दे आर रिटायरिंग विद हायर पेंशन्स, एंड देयरफॉर द बेनिफिट टू देम फ्रॉम आईटी एग्जेम्पशन इज आल्सो ऑन द प्लस साइड। यानी कि एक जेसीओ या जवान जो कि बेयरली इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता है, वो उसको कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बात किसको कितना बेनिफिट मिलेगा इसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर आपके रूल्स सीधा है और वो कहते हैं कि 1922 से जो भारत सरकार उस टाइम पे थी प्री इंडिपेंडेंस में, और आफ्टर दैट 1947 ऑनवर्ड टिल द आईटी एक्ट वाज कोडिफाइड इन 1961, जो एग्जेम्पशन दी गई थी वो उनकी सर्विस और सर्विस में इंजरी, वॉर इंजरी होने की वजह से, और इसको लेटर ऑन जो है वो डिसेबिलिटीज, जो लिबरल इंटरप्रिटेशन थी इंजरीज की, ये सेवंथ पे कमीशन के बाद हुई। और उसमें कहा गया कि अगर आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो एट दी टर्मिनल एंड ऑफ योर सर्विस, क्योंकि टर्मिनल एंड में ही जो है आपके मेडिकल बोर्ड्स, फौज में देखो आपको हर साल जो है बोर्ड एक एग्जाम है। मेडिकल बोर्ड करवाना पड़ता है। उसमें नॉर्मल टेस्ट होते हैं, उसके बाद हर 5 साल या हर 3 साल के बाद, एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर, आपको जो है पीरियोडिक मेडिकल बोर्ड करवाने पड़ते हैं। दे आर नॉट इजी टू पास। और उसमें कोई भी जो आपकी कंडीशन है, उसको छुपा करके लास्ट में उसको आगे नहीं ला सकते। तो डॉक्टर्स को बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि कौन फिट है कौन अनफिट है, और वो ऐसे ही किसी को जो है मेडिकल कैटेगरी नहीं दे देते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सारे जो है इसकी एडवांटेज ले रहे हैं। तब उस टाइम पे ये फिगर्स भी थ्रो किए गए थे कि 40% सीनियर ऑफिसर जो हैं वो मेडिकल कैटेगरी बन करके फिर पेंशन एग्जेम्पशन का, आईटी एग्जेम्पशन का फायदा उठाते हैं। ये गलत बात है। ऐसा कोई मेजर इसमें जो है फायदा नहीं उठाया गया। लेकिन सरकार को लगा कि हम बहुत ही ज्यादा जो है वो लिबरल हो गए हैं, एंड वी नीड टू टाइटन अप दिस होल बिजनेस ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। तो इसीलिए अभी कुछ एक ने फायदा उठाया, तो आपने क्या किया कि वॉर इंजरी वाले जो हैं उनको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया। जो डिसेबिलिटी डिजीजेस की वजह से लेते हैं उनको भी एक कैटेगरी में डाला,
और कहा कि अगर आप सुपर एनुएशन तक सर्विस कर रहे हो तो आपको ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अभी नहीं मिलेगी, सिर्फ उनको जिनको फौज छोड़नी पड़ी बिकॉज दे वर इंजर्ड और दे वर ग्रीवियसली हर्ट, तो उन्हें जो है हम ये एग्जेम्पशन देंगे। पर आप देखिए कि इसमें कितने लोग जो हैं जो कि अभी तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के बेसिस पे कुछ एक एक्स्ट्रा मनी जो उनको मिलता है उससे वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को जो है पूरा कर पाते हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन अभी उनको एक तो इनकम टैक्स भरने के लिए जो है जवानों और जेसीओस को खास करके रिलाई करना पड़ेगा, या तो उनके ऑफस्प्रिंग के ऊपर जो कि आईटी सेवी हैं, या फिर उनको इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक तो उन्होंने कभी ये इनकम टैक्स भरा ही नहीं था। एंड ऑफिसर्स का आप देखिए कि उन्होंने भी जब आपको एक लंप सम रिटायरमेंट पे आपकी ग्रेच्युटी, आपका प्रोविडेंट फंड, आपका लीव एनकैशमेंट और फाइनली आपको जो पेंशन मिलती है, उससे आप क्या कर पाते हो? उससे आप सिर्फ यही कर पाते हो कि अ, जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है, आप रिटायर हो रहे हो मिड 50s में, तो आप अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने घर की सेटलमेंट के लिए आपका ऑलरेडी जो है फिक्स्ड अमाउंट्स आपने कहीं पे लोन ले रखा है, आपकी मॉर्टगेज है, आपने नई गाड़ी खरीदी है उसके लिए आप लोन दे रहे हैं, तो इनके लिए आपको एक एक्स अमाउंट का बजट रखना पड़ता है। अभी उस बजट में जो है ऑल ऑफ अ सडन 20-30% जो है उसमें कमी होगी, बिकॉज अभी आपको इनकम टैक्स 2027 से देना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिस इज अ बिग jolt from the government, a very unpleasant one to all retired personnel and to serving personnel also, because इनमें से कई ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमने फिर प्रीमेच्योर क्यों नहीं ली। हम जब इंजर हुए थे, अगर हमको मालूम होता तो हम जो वॉर इंजरी एलिमेंट को लेकर के हम रिटायर हो जाते और प्रीमेच्योरली, या हम इनवैलिड आउट हो जाते, तो हमें ये बेनिफिट मिलता और हम दूसरी नौकरी भी बाहर ढूंढ सकते थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आम जनता इस बात को सुने तो उन्हें भी दिखेगा कि दिस इज इनजस्टिस टू दी वेटरन्स। देयर इज अ लार्ज कम्युनिटी, ऑलमोस्ट 1 लाख अफेक्टेड लोग होंगे मेरे हिसाब से। मेरे पास पूरे फिगर्स तो नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि लार्ज कम्युनिटी है उसमें। ऑफिसर्स, देखिए ऐसा है कि ऑफिसर्स बिकॉज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस दे आर सर्विंग लॉन्गर। If you're serving till a colonel, you're serving till the age of 54, right? You can also serve, get re-employment for another 4 years, 58 तक। तो आपको पेंशन नेचुरली, बिकॉज आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस चेंज हैं, दे आर बेटर देन जेसीस, और तो आपको हायर पेंशन मिलेगी। अगर आपको हायर पेंशन मिलेगी तो आपको अगर आईटी एग्जाम्पशन मिल रही है बिकॉज यू गॉट एन इंजरी ड्यूरिंग सर्विस, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें कहना कि ये लोग बहुत ज्यादा पेंशन लेकर के घर जाते हैं तो उसके ऊपर इनको आईटी एग्जाम्पशन क्यों दे रहे हैं? यू आर गिविंग आईटी एग्जाम्पशन बिकॉज यू फेल्ट दैट वाज अ वे ऑफ थैंकिंग पीपल फॉर देयर सर्विस टू द नेशन एंड फॉर देयर लॉस ऑफ लाइफ एंड लिम्ब। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सर्विस आपकी, हमें तो लगता है कि आपने सर्विस सिर्फ ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए की, तो ऐसा तो नहीं है। वो आप उसको वापस ले लीजिए, ठीक है, लोग फिर भी फौज को ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर व्हाट इज द दैट ग्रेटफुलनेस ऑफ अ नेशन टू सर्विस पर्सनल एंड टू द वेटरन्स? थैंक यू फॉर द सर्विस इज ओनली देन लिप सर्विस ना, बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द लाइंस ऑफ अ पेनी पिंचर कि हमारे को रेवेन्यू कैसे जो है पेंशन के ऊपर आउटगो कम हो, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल डिफेंस बजट है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेंशन्स और सैलरीज के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि पूरे देश के अंदर कितने लोग ऐसे अफेक्टेड हैं जिनको कि आप अभी with one swipe of the pen the finance minister has changed the lives of so many and will carry on changing, because people will not be able to budget for things that they had planned for. तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर आप और लोगों को बताएंगे तो शायद जो है ये बात पहुंचे उनके कानों तक। पर मुझे इतनी कोई उम्मीद नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग वेरी सिनिकल,
बिकॉज ये बातें जो हैं ये काफ़ी बता चुके हैं पहले भी लोग। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स जो हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो सीडीएस के नीचे आता है। उनको तीनों सर्विसेज का ये कॉमन पॉइंट लेकर के अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू इसको रेज करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी मुझे मालूम नहीं है। क्या उनका भी इसमें सहमति है? कुछ को ऐसे लगता है कि वो लोग भी सहमत हैं कि ये ज़्यादा ही आईटी एग्जेम्पशन मिल रही थी, इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा था। दिस बिजनेस ऑफ ज़्यादा पैसा ये सिर्फ हमारे जैसे देशों में होता है कि आपको अपनी खुशी नहीं, दूसरों की जो खुशी है उसको देख करके उसको नाश करने के लिए कैसे आप कदम उठा सकते हो। तो ऐसी सोच क्यों होती है हमारे देश में, ये थोड़ी बात जो है। चलो, मैंने जितना कहना था मैं कह दिया। तो सबकी खुशी सबके साथ लेकर के अगर हम आगे चलेंगे तो देश जो है जितनी तरक्की अभी तक कर रहा है उससे और भी करेगा। और डिफेंस पेंशन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसको अगर आपने थोड़ा सा आईटी एग्जामेशन बचा लिया तो कोई मेजर फर्क पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली। आपने आईटी एग्जैक्ट लिबरल रखा तो मोर पीपल विल बी हैप्पी एंड दे विल सर्व यू इवन बेटर। एग्जैक्टली जनरल, मैं यही कहना चाह रहा था इन क्लोजिंग कि अगर ये क्लॉज वापस ले लिया जाता है तो एक्सचेकर को बहुत बड़ा नुकसान होने नहीं वाला है। अगर वो ये रेवेन्यू रिसीट्स ले भी लेते हैं, टैक्स कर भी देते हैं उस कंपोनेंट को पेंशन के, तो सरकार को बहुत ज्यादा पैसा सरकार के खाते में जमा नहीं होगा, वो बहुत सारा पैसा बचाने नहीं वाले हैं। सही बात है। लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा अमाउंट हम अगर अपने वेटरन्स को देते रहते हैं तो जो करार था जब उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी तो वो बना रहता है। और जैसे जनरल धनोआ कह रहे हैं कि वो खुशी खुशी उन्होंने जो सेवा दी है उसके बदले में ये आपका एज ए नेशन ग्रैटिट्यूड है। आपके जो युवा हैं जो फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो फौज में अपना करियर देख रहे हैं, उनको ज़्यादा अश्योर्ड महसूस होगा कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, अपना प्राइम, अपनी जवानी इस मुल्क को दे चुके होंगे, उसके बाद भी ये देश उनका ध्यान रखेगा। आई गेस जनरल यही भावना है इस मांग के पीछे। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। और मैं इतना लास्ट में मैं दो पॉइंट आपको सिर्फ क्विक बताना चाहूँगा। पहली बात तो कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग डिसेबिलिटी वो बहुत ही सख्त हो गए हैं। इतने सख्त हो गए हैं कि इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना। बिकॉज जो लिबरल, क्योंकि जो कंडीशन आपके सीएपीएफ के जवानों भी सर्विस करते हैं, उनको वो इंजरी अगर हो जाए या कोई डिजीज हो जाए तो उनको डिसेबिलिटी मिल रही है। लेकिन सेना के जवानों को, सेना के ऑफिसर्स को ये अभी मिलनी बहुत ही 2023 के बाद बहुत मुश्किल होगी। इस चीज़ के ऊपर किसी का अगर ध्यान है तो वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में है। उनको देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी आप दो कैटेगरीज, जब कोई इंजर हो जाएगा तो दो कैटेगरी होंगी। एक वो कि जो अभी आप इमीडिएटली बोर्ड आउट कर दोगे, और एक जो कि सर्विस करेगा। जो सर्विस करेगा उसको ये लगेगा कि यार आगे जाके कोई फायदा नहीं है, तो लोग जो है पहले ही या तो इंजरी अवर्स हो सकते हैं और या फिर वो कहेंगे जी हम जाना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमें देखनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी मांग है जो हमारे देश के वेटरन्स उठा रहे हैं, उसको हमने अपने माध्यम से सरकार तक और इस देश की जनता को पहुंचाने का काम किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप खबरगांव को ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और आइंदा जब हम वेटरन से जुड़े मामलों पर, सर्विसेज से जुड़े मामले पर बात करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि जनरल धनोआ को हम दोबारा दावत दें। अगर उनका स्केड्यूल अलाउ करेगा तो वो भी हमारे साथ दोबारा होंगे। थैंक यू सो थैंक यू सो मच निखिल, आपके शो पे आके मुझे बहुत खुशी हुई। एंड आपने बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करी है। और अगर आगे चांस मिलेगा कोई भी और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर बात करने का, तो मुझे खुशी होगी आपके शो पे आने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।